देखो लास्ट क्लास में हमने री इशू मतलब शेयर फोर फीचर कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना। आज क्या करने वाले हैं हम, री इशू करेंगे। चलिए देखिए, शेयर री इशू। सबसे पहले तो आप री इशू का मीनिंग समझिए कि री इशू का मतलब क्या होता है। उसके बाद इसके टाइप कितने हो सकते हैं। जैसे मान लो एक XYZ लिमिटेड, एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, इसने अपना शेयर इशू किया, इसने अपना शेयर इशू किया और जो इशू किया मान लेते हैं कि मिस्टर राम को इशू किया। जो इशू किया है वो किया है मिस्टर राम को और 1000 शेयर इशू किए हैं। अब राम ने क्या करा, 10 रुपए का शेयर था और सपोज करो 2 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए। राम ने ये पैसे नहीं दिए और ये भी नहीं दिए, इसके शेयर फोरफीचर हो गए। मतलब जब राम से पैसे मांगे गए तो राम ने पैसे दिए ही नहीं टाइम पे, जिसकी वजह से उसके शेयर क्या हो गए, फोरफीचर। यानी जो इसके पास 1000 शेयर थे, ये वाले 1000 शेयर, अब ये 1000 शेयर वापस किसके पास पहुंच चुका है, किसके पास आ गया वापस, क्योंकि पहले कंपनी ने दिया और जब कंपनी को आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो फिर वापस से ये कंपनी ने वापस ले लिया। कंपनी ये शेयर इशू कर चुका था या नहीं कर चुका था, कंपनी ने शेयर को इशू कर दिया था। जो ये शेयर था हमारा, इस शेयर्स को कंपनी ने 1000 शेयर को इशू कर दिया था। नाउ अब कंपनी इसी शेयर को बेचने के लिए कोई और ढूंढता है और सेम शेयर मान लेते हैं कि मिस्टर मोहन को इशू कर देता है। ये शेयर जो 1000 है, ये 1000 शेयर सीधा उठा के मिस्टर मोहन को दे देता है। तो अब जो इसने शेयर इशू किया, इसे इशू नहीं बोलेंगे, इसको री इशू बोला जाएगा। समझे। सबसे पहले री इशू का मतलब क्या है समझ में आया कि पहले हम तो भैया शेयर तुमसे ले लेते हैं, तो इशू पहली बार जो होता है उसको इशू बोला जाता है, और जब हम वापसी किसी और को देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, री इशू। तो यहाँ पे दो सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, दो केसेस बन सकते हैं। पहला भाई मैं 1000 के 1000 शेयर उसको दोबारा बेच दूं, या हो सकता है कि मैं 1000 ना बेचूं, 1000 में से कम बेचूं, मान लो 800 बेचूं, 500 इसको दे दूं। 1000 शेयर मेरे पास आए, मेरे पास 1000 शेयर आए, लेकिन मैं 1000 में से सिर्फ कितना अभी मैं री इशू कर रहा हूं, 800। पूरे नहीं कर रहा मैं, सिर्फ कितने कर रहा हूं मैं, 800 कर रहा हूं। कौन कौन से दो केस बन गए, या तो मैं पूरे के पूरे री इशू कर दूं, पूरे का मतलब 1000, और या फिर मैं जितने री फोरफीचर किए हैं उसमें से कुछ पार्ट कर दूं। अच्छा, जब मैं री इशू करूंगा ना, तो मेरे कंपनी के पास ऑप्शन क्या होगा री इशू करने का, कितने हम बेच सकते हैं, कितने का। तो कंपनी के पास इसको री इशू को ईच जो हम पैसे लेंगे ना, उसको बेचने का राइट से 10 का भी बेच सकता है और उसको 15 का भी बेच सकता है। मतलब एक शेयर, अगर एक शेयर 10 पे बेचेगा तो क्या बोलेंगे, एट पार, और 15 का बेचेंगे तो प्रीमियम। और कंपनी चाहे तो उसको 9 का भी बेच सकता है। किस पे बेच सकता है, लेकिन अगर ओरिजिनली इशू करता है, ये ओरिजिनली मतलब पहली बार, तब 9 का नहीं कर सकता था, लेकिन री इशू करते टाइम पे कंपनी के पास पावर है कि वो कंपनी फेस वैल्यू से कम रेट का भी बेच सकता है। क्वेश्चन एक जरूर आएगा एमसीक्यू में आपके कि री इशू करते टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है।
या फिर क्या शेयर को री इशू डिस्काउंट पे किया जा सकता है? तो जवाब है यस। क्या शेयर को इशू डिस्काउंट पे किया जा सकता है? मेरे वर्ड को देखना, क्या शेयर को इशू डिस्काउंट पे किया जा सकता है? जवाब नहीं। लेकिन क्या री इशू किया जा सकता है? यस। अब तीसरा क्वेश्चन कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? तो भाई कंपनी ने जब फोरफीचर किए तो अपने पास कितने पैसे मैक्सिमम बचा लिए थे? फोरफीचर करके कितने रख लिए थे? तो इसका मतलब कंपनी 2 रुपए सस्ता मैक्सिमम बेच सकता है। अगर कंपनी बोले कि भाई मैं तो इसको 7 रुपए में दे दूंगा, तो ये परमिशन नहीं है आपको। आप कंपनी 9 रुपए में दे सकते हो और मैक्सिमम कितने का दे सकते हो पता है? 8। कैसे हिसाब लगाया? 2 तो मेरे पास आ गए थे और 10 रुपए का शेयर था और 2 मैंने फोरफीचर के रखे थे, तो मेरे पास पावर जो है वो 8 रुपए का ही है। समझे बात आप? अगर मान लिया जाए कि ये भी पैसे ये दे देता, तब इसके पास पावर कितने कम का बेचने का आ जाता, मैक्सिमम कितने डिस्काउंट दे सकता था वो? तब वो शेयर चाहता 7 का बेचना तो बेच सकता था जी। अगर वो चाहता शेयर को 5 रुपए में बेचना तो क्या बेच सकता है? बेच सकता है भाई। 5 रुपए से तो ज्यादा उसने फोरफीचर कर लिया। यानी तब वो शेयर को चाहे 3 रुपए में बेचना तो बेच सकता था, बेच सकता है। सम क्वेश्चन को समझना है आपको। और शेयर्स को चाहे वो 2 रुपए में बेचना तो बेच सकता है, नहीं बेच सकता। एक तो कॉन्सेप्ट समझ में है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? इक्वल टू शेयर फोरफीचर। कितना हो सकता है? इक्वल टू शेयर फोरफीचर। यानी जितना शेयर फोरफीचर का अमाउंट है उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो अब यहां पे रीइश्यू का भी मैंने आपको बताया। तो हमारे यहां 2 टाइप के बात बन सकते हैं यहां पे, है ना? 2 टाइप के पॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो पूरा हम रीइश्यू कर देंगे और एक ऐसा होगा कि हम रीइश्यू पार्टली करेंगे, मतलब कुछ हिस्सा। तो शेयर की बात करें तो 2 टाइप के रीइश्यू हो सकते हैं। एक तो हो सकता है फुल रीइश्यू। फुल रीइश्यू। एक हो सकता है पार्टली रीइश्यू। और एक और पार्ट हो सकता है यहां पे, जब हम तीसरा पार्ट जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, अभी नहीं। फिलहाल वो पेड अप और कॉल्ड अप वाला बनता है हमारा क्वेश्चन। तो चलो पहले हम ये वाला समझ लेते हैं। जब फुल रीइश्यू कर देगा तो कैसे करेंगे और क्या होने वाला है। आइए मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड लिमिटेड इशू करता है सपोज 10,000 शेयर, जिसको इस तरीके से बताया गया 2 रुपए एंड 5 रुपए और आपका 5 2 7 और 3 रुपए। यहां पे मिस्टर ए फेल हो गया, जिसके पास 300 शेयर है। अब इसके ऑल शेयर फोरफीचर आफ्टर फाइनल कॉल एंड reissue to Mr. B at 9 rupees each fully, या reissue to Mr. B as following case. नंबर 1 10 रुपए का, नंबर 2 12 रुपए का, नंबर 3 9 रुपए का
नंबर 4 मैक्सिमम डिस्काउंट पे। ये 4 तरीके से री इशू किया जाएगा, चारों री इशू की एंट्री समझना है, इससे ऊपर कोई केस नहीं होता, 4 ही केस बनते हैं। या तो मैं 10 का बेच दूंगा, या 10 से कम का बेच दूंगा, 10 से ज्यादा का बेच दूंगा, या मैक्सिमम डिस्काउंट पे बेच दूंगा। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंट्री जो करने वाले हैं वो एंट्री करने वाले हैं फॉरफीचर और री इशू। पूरा वो एप्लीकेशन वाली नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने करके समझ लिया है वो। तो अभी हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। तो अगर मैं फॉरफीचर की एंट्री करूं तो क्या बनेगा हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बताओ मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने करने पड़ेंगे। 300 तो है, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, किससे करेंगे, क्योंकि मैंने इससे ये भी मांग लिया है, ये भी मांग लिया है, और ये तब जाके मैंने इसका शेयर फॉरफीचर किया। कैसे पता लगा, मैंने क्वेश्चन में कहा आफ्टर फाइनल, बात समझ में, क्वेश्चन में बोला है आफ्टर फाइनल कॉल। अब यहां पे इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। 2 शेयर फॉरफीचर। अब बताइए शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा, जितने उसने पैसे दे दिए वो फॉरफीचर हो जाएगा। तो इसने सिर्फ और सिर्फ 2 ही रुपए दिए, तो इसका मतलब 300 मल्टीप्लाई बाई 2 600, और 2 अलॉटमेंट पे एरियर होगा, कितने होंगे 300 इंटू में 5, पहले तो 5 ले लेते हैं, 1500, और फिर कॉल्स इन एरियर, और ये हो जाएगा 300 इंटू में 900। बीइंग क्या होगा, मिस्टर ए शेयर वर फॉरफिटेड, मिस्टर ए का शेयर फॉरफीचर हो गया है। पहले फॉरफीचर में किसी को तो डाउट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा बताओ, री इशू। अब री इशू जब करेंगे तो हमारे बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा। तो मैं पहला केस कर रहा हूं, केस नंबर 1। तो बैंक में मेरे भाई पैसे आएंगे। अब जब शेयर पुराना हो जाए ना, अब वो सारी फॉर्मेलिटी नहीं करते कि भाई एप्लीकेशन लाओ, ऐसे करो वैसे करो, नहीं। अब बैंक में पैसा है, शेयर लो, बात खत्म करो, एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बात खत्म। कितने का बेच रहा हूं भाई, 300 शेयर 10 के हिसाब से बेच रहा हूं, मतलब भाई 3000। 3 का शेयर 10 का मतलब 3000। बीइंग राम शेयर, अरे राम तो है ही नहीं, शेयर री इशू टू मिस्टर पी। देखिए समझ में आ रहा है, ये किस चीज की एंट्री है, री इशू। अब मैंने पहले क्या करा, शेयर्स को वापस ले लिया। हम ऐसे समझते हैं कंपनी जो है XYZ ने क्या करा, जैसे यहां एक व्यक्ति है और एक यहां दूसरा व्यक्ति है, पहले इससे शेयर वापस खरीद लिया, इसने ले लिया यानी वापस, और फिर यही शेयर इसने दूसरे व्यक्ति को वापस दे दिया, यही करा इसने। तो इसके काम करने में कंपनी को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट एक फायदा पहुंच गया है, और उस फायदा का नाम है कि कंपनी को जो ये आप देख रहे हो 600, जो ये आप देख रहे हो 600, ये कंपनी को फायदा पहुंचा है, ठीक है ना, 600 कंपनी को फायदा पहुंचा है। और कंपनी जब रीइशू करने गया तब उसको ना फायदा ना नुकसान हुआ, यही है, क्योंकि रीइशू मैंने कितने में किया है, पहला केस मैंने बोला 10 का करा है मैंने, तो रीइशू कितने का किया 10 का, तो बैंक में पैसे आ गए। तो इसकी वजह से देखा जाए तो हमें नेट टू नेट 600 रुपए का फायदा हुआ इस काम को जब हमने, क्योंकि अगर मैं ये शेयर फॉरफीचर नहीं करता तो मेरे पास नेट 6000 ही आते और 3000 ही आते।
अगर नहीं करता और जो मिस्टर ए था वो बहुत अच्छा इंसान होता तो मेरे पॉकेट में वो सारे पैसे भी देता तो कितने देता? 3000। लेकिन यहां मेरे पॉकेट में 3600 आ गए हैं। कैसे? 600 रुपए तो उससे आ गए ए से, और बी से भी 3000 आ गए, तो मेरे पॉकेट में कितने आ गए? तो 3000 रुपए के सामान के बदले मेरे पास कितने आ चुके हैं? 3600 आ चुके। तो यहां फायदा हुआ ना। तो ये हमारा रूटीन काम नहीं है, हमारा काम ऐसा नहीं है लोगों को शेयर देके फोरफीचर कर लेना। तो ये काम जो है हमारा बिजनेस से हट के प्रॉफिट है ये। तो जब भी कभी कोई भी ऐसा प्रॉफिट अराइज होता है जो बिजनेस के काम के अलावा किसी वे से हो जाए, तो उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। कहां डालते हैं उस प्रॉफिट को? अब मान लेते हैं कंपनी ने एक मशीन बेचा और मशीन बेच को उसको 500 का फायदा हो गया, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे वो कैपिटल। तो इसी तरीके से ये भी हमारा, अब देखो पिछले एक मैंने अदर दिन कैश कराया था तो वहां बिजनेस खरीद रहे थे हम, तो बिजनेस खरीदने में जब फायदा हो रहा था तो उसको भी कहां लेके जा रहे थे? कैपिटल रिजर्व में। तो सेम यहां पे अब एक और एंट्री करना होगा तब जाके कंप्लीट होगा। शेयर फोरफीचर जो हमारे पास फायदा अकाउंट हमने क्रेडिट कर रखा है, इसको कर देंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। खत्म करो भाई, और इस पैसे को उठा के कहां पे ले जाओ? कैपिटल रिजर्व बिंग। अब जाके ये फोरफीचर और री इशू पूरी एंट्री मानी जाएगी। बिंग शेयर फोरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सीआर लिख दिया मैंने कैपिटल रिजर्व को, एसएफ का मतलब शेयर फोरफीचर है, टीएफ का मतलब शेयर ट्रांसफर टू। ठीक है ना, ये याद रखिएगा बस। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में? पहला केस डन कर लिया, अब सेकंड केस करके देखें। आइए सेकंड केस में मैंने कितने रुपए का बोला भाई बेचूंगा? तो मैं सिर्फ फोरफीचर की तो एंट्री सेम ही रहनी है, बदलना किसकी एंट्री है? री इशू की। तो सिर्फ और सिर्फ मैं बाकी के री इशू के केस करूंगा। तो सेकंड केस का री इशू का देखा जाए तो मेरे बैंक में पैसा आएगा। बैंक में कितने पैसा आएगा? क्योंकि मैं शेयर 12 रुपए का दे रहा हूं, तो 300 का शेयर मैं आपको कितने में दे रहा हूं? 12 रुपए का। तो मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा कितने? 3600। लेकिन मेरे पास अथॉरिटी, हमेशा याद रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 फेस वैल्यू के बराबर ही दे सकता हूं मैं। 300 इंटू में 10 यानी सीधा 3000। और 2 में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, जैसे कि पहले भी पता है जब एक्स्ट्रा लेते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, तो 600 रुपए। तो एक तो ये एंट्री हो गया हमारा। बीइंग सबका सेम ही रहेगा चाहे कैसा भी हो। ये समझ में आया? वाले में 600 कैपिटल। अच्छा, ये लिखना भूल गया, ये 600 और 600 का फायदा। ठीक है, ये अमाउंट लिखना भूल गया। ये वाली समझ में आया एंट्री सेकंड केस का? इसमें किसी को दिक्कत? अब फायदे की हम बात करें तो हमारा अब फायदा कितना है? आप बोलोगे सर यहां पे भी 600 का फायदा हो गया और 600 का पहले भी है, तो 1200 फायदा यहां नहीं माना। मतलब ये वाला फायदा जो है, ये फायदा जा चुका है सिक्योरिटी प्रीमियम में। हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में पता है एक होता है हमारा हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी कहती है एक हेडिंग होता है रिजर्व एंड सरप्लस। जो ये हेडिंग होता है ना, इसमें काफी सारे रिजर्व आते हैं। जैसे इसके अंदर आता है P&L, इसके अंदर आता है कैपिटल रिजर्व, इसके अंदर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके अंदर आता है जनरल रिजर्व, इसके अंदर आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ऐसे ऐसे आता है अलग अलग। ठीक है, तो मैंने बोला जब बिजनेस में कोई अचानक से फायदा हो जाए तो उसको तो कैपिटल रिजर्व में भेजो, लेकिन इस वाले को फायदा, ये भी हमारा फायदा ही है, 10 की चीज में 12 में बेच रहा हूं तो फायदा है। तो इस वाले फायदे के लिए हमने एक अलग से पहले ही बनाया हुआ है कि बैलेंस शीट में अलग से दिखा सकते हैं, जिसका नाम क्या है? सिक्योरिटी। हालांकि ये भी कैपिटल रिजर्व ही है, हमारा काम नहीं है, ये है क्या? कैपिटल रिजर्व का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। अब कैपिटल रिजर्व में जो पैसा जाएगा वो कितने जाएंगे? तो अब जो ध्यान रखिएगा, शेयर फोरफीचर 2 अगर मैं कैपिटल रिजर्व करूं तो अब 600 ही जाएगा,
यहां पे आप 600 प्लस 600 1200 रुपए नहीं कर सकते, समझे बात। यानी फायदा जो सिक्योरिटी प्रीमियम से होगा वो कैपिटल रिजर्व वाले पार्ट में एड ऑन नहीं होगा, वो उसकी जगह अलग बना रखी है और वो सीधा वहां से वहां पहुंच जाता है ट्रांसफर होके। जब आप बैलेंस शीट करोगे ना तीसरी बुक में, तो वहां पे ये सारे के सारे नाम याद करने होंगे। अभी तो इम्प्लीमेशन तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने पड़ेंगे वहां पे। समझ में आई बात आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत। थर्ड केस करें। थर्ड केस में क्या कहता है भाई, मैं कितने का बेच रहा हूं, 9 रुपए का। चलो 9 रुपए का अगर हम बेच रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, बैंक में पेमेंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट और टू हम लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास पावर जितनी है उतनी ही देंगे, यानी 300 इंटू में 10, 3000 रुपए का। और मेरे पास पैसे जो आए 300 इंटू 9 2700। पहले तो ये दो बात समझ लीजिए, बैंक में पैसे कितने आए 2700। और मैं एक बात और बता दूं, इन सभी के आगे ना कई बार ऐसा एक वर्ड लिखा होता है फुल्ली पेड अप। इस सेंटेंस का मतलब है आप मुझे कितने भी दे दें लेकिन हम आपको 10 का ही देंगे सामान। मतलब आपको जो क्रेडिट करेंगे वो 10 ही करेंगे। फुल्ली पेड अप का मतलब है आप मुझे 9 दोगे तब भी आपके अकाउंट 10 से क्रेडिट होगा, और आप मुझे 20 दोगे तब भी आपका अकाउंट किससे क्रेडिट करूंगा मैं। इसका मतलब ये होता है, कई बार लिखा होता है फुल्ली पेड अप, समझ रहे हो बात। तो यहां पे 9 रुपए का भी मतलब है हम आपको कितना देने वाले हैं, 10 देने वाले हैं, तो 3000। तो अब हमारा यहां नुकसान हो गया री इशू करते टाइम पे। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 1 रुपए का। जो शेयर 10 रुपए था, जो मुझे 10 रुपए का बेचना चाहिए था, वो मैं 10 का नहीं बेच पाया। कितने का बेच पाया मैं, तो यहां 1 रुपए का नुकसान हो गया। तो जब फायदा हुआ था ऐसे काम को करने के बाद, तो आपका फायदा कहां पहुंचा था, शेयर फोरफीचर में। और जब नुकसान होगा तब हम ऐसे नुकसान को भी शेयर फोरफीचर से ही कंपनसेट करेंगे। तो यहां पे अब मैं शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट ही करने वाला हूं। 300 इंटू में 1 कितने हो गए, 300 रुपए। समझ में आई बात आपको। अब हम नेट फायदा निकालेंगे कि हुआ क्या। भाई 600 रुपए तो कमाए थे आपसे, कब कमाए थे, फोरफीचर करते टाइम पे। और आप जब मैं दूसरे को बेचने गया तो हम लॉस भी हो गया हमें, कितने का, तो नेट में मेरे पास बेनिफिट कितने का पहुंचा, 300 ही है ना नेट में। तो अब मैं यहां पे करूंगा शेयर फोरफीचर को डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पे कितने आएंगे, अब ये 300 कैसे आए, 600 माइनस 300 आया, ये कैसे आया हमारा 600 माइनस, सबको समझ में आ रहा है 600। ऐसा मत समझना कि यही वाला 300 रुपए शेयर फोरफीचर वाला फिर से डेबिट कर दिया, ये नहीं है। वो अमाउंट इक्वल आ गया है, लेकिन ये 600 माइनस 300। चलो मैं इसको ना कंफ्यूजन को दूरी कर देता हूं, इसको 9 की जगह पे मैंने 9.5 कर देता हूं, ठीक है 9.5। तो अब बताओ शेयर फोरफीचर में निकालो कैलकुलेट करके, ये आ जाएगा 2850। ये कितने आ गए 2800। अब नुकसान कितने का होगा बताओ, 50 पैसे का। जो हम 1 रुपए का ले रहे थे वो क्या आएगा 0.5 यानी 150 का। नुकसान कितने का हो गया 150 का। अब बताओ कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा, बताओ 600 माइनस, समझ में आ रहा है 600 माइनस 150 किसकी बात कर रहा हूं, तो ये आएगा 450। ये आ गया 450। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया। ये कौन सा केस था, थर्ड केस था। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 600 रुपए कमाए और 600 के 600 नुकसान हो जाए, तब फिर क्या कैपिटल रिजर्व में कुछ जाता। मान लो यहां नुकसान 150 की जगह पे 600 होता तो कैपिटल रिजर्व में कुछ जाता हमारा, फिर हम कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री ही नहीं करते, जो कि हमारा केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 क्या कह रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट पे दो। अब मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब मैं कितने का बेचूं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट लग जाएगा। फोरफीचर करते टाइम पे मैंने 2 कमा लिए हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट मैं 2 ही दे सकता हूं। तो अगर 10 वाले शेयर हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट मैं 2 ही दे सकता हूं, तो मैं कितने का बेचूं, 8 का। बात समझ में आ रही है कि 10 वाले शेयर को मैक्सिमम डिस्काउंट में बेचूंगा तो 8 का बेचा जा सकता है।
तो अब मेरे पास जो बैंक में पैसे आएंगे वो कितने रुपए आएंगे भाई, 300 शेयर है और इनटू में 8, तो कितने हो गए। और अब मेरा शेयर फॉरफीचर से डेबिट हो जाएगा 300 इनटू में मैक्सिमम डिस्काउंट 2 दे दिया 600, और 2 आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये आ गया हमारा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि आपको क्या दूंगा, फुल्ली पेड अप। ठीक है, आपको क्या दूंगा, फुल्ली पेड अप। तो ये अब फायदा कितना करा था 600 और नुकसान कितना कर लिया। तो क्या अब मेरे पास कुछ पैसा बचा है जिसको मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूं। तो जवाब है नहीं सर, ऐसा 1 रुपए भी नहीं बचा जिसको हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री होगी ही नहीं। समझे बात। इससे ज्यादा कोई केस है ही नहीं रीइशू में। हमने पहला केस किया है, ये कौन से पहला, ये जब फुल रीइशू हो रहा है उसके अंदर 4 केस हैं, और ऐसे ही मैं पार्टली रीइशू करूंगा तो उसके अंदर 4 केस हैं। पहले यहां तक देखिए, किसी को कोई डाउट, ये क्लियर है बिल्कुल कैसे करना था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके बुक में इसमें रीइशू है या नहीं है देख लेते हैं, 51, या फिर कोई और क्वेश्चन देखें। ये तो क्लास में कर लिया, 53 में है रीइशू। चलो कोई नहीं, पहले आप ये देखो, यहां तक समझ में आ गया, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो पहले एक बार आप ये पूरा पार्ट नोट करिए,